लाइफ शॉट्स विद पुनीत अग्रवाल के इस एपिसोड में मैं अपने सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे इस एक्सक्लूसिव एपिसोड में, जिसमें कि सेहत की बात के अंतर्गत हम अपना दूसरा पॉडकास्ट आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जिसका बेसिक एम है बड़ी बीमारियों को लोगों के लिए जो एक कौतूहल का वो रहता है या एक डरावने सपने के समान होता है, उसको अपने देश के प्रसिद्ध और विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ बैठकर एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए। तो इसी क्रम में आज मैं स्वागत करना चाहूँगा, हमारे साथ हैं डॉक्टर शांतनु चौधरी, पुष्पांजलि कैंसर केयर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। थैंक्स फॉर बी हियर विद अस। वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर शांतनु चौधरी, भारत और विदेशों में कैंसर उपचार और शोध का एक प्रतिष्ठित 33 से अधिक वर्षों का अनुभव, 150 से ज्यादा शोध प्रकाशन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से ऑन्कोलॉजी प्रशिक्षण के बाद उन्होंने हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड उन्नत प्रमाणन प्राप्त किए। वे नागपुर के क्षेत्रीय कैंसर केंद्र के निदेशक और भारत सरकार की स्थायी समिति के सदस्य रह चुके हैं। वर्तमान में वे पुष्पांजलि कैंसर केयर इंस्टीट्यूट आगरा के चेयरमैन हैं और उनका योगदान भारत से लेकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश तक फैला है। महात्मा गांधी पीस अवार्ड और मदर टेरेसा अवार्ड जैसे सम्मान उन्हें प्राप्त थे। इस क्रम में सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम। व्हाट इज कैंसर? धन्यवाद प्रश्न के लिए। कैंसर एक ऐसा बीमारी है जो कि शरीर में जो कोश है या सेल्स हैं, वो अपने एक नियम से चलते हैं, अपने नियम से जीते हैं, अपने नियम से मरते हैं। लेकिन ये नियम अगर टूट जाता है कि कोई सेल मरा नहीं, जिंदा रहा, या कोई सेल 1 से 2 होने के जगह 1 से 6 हो गया, 32 हो गया, 16 हो गया, तो ऐसे अगर क्रमिक वृद्धि जो है ये अगर ज़्यादा हो जाए तो एक जगह पे ज़्यादा सेल्स बनने लगते हैं, जम जाते हैं। और ये सेल्स क्योंकि जल्दी बन रहे हैं, वो सही सेल्स नहीं बनते हैं, तो इसके लिए वो फिर उधर एक ट्यूमर जैसे बन जाते हैं, फिर वो फूटता है, उधर से फिर वो शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलते हैं, तो इसको कैंसर बोला जाता है। सो डॉक्टर साहब, इसको और ज़्यादा सिंपल भाषा में हम समझें कि जैसे हमारा शरीर जो है वो कोशिका या सेल से मिलकर बना होता है और उसकी एक लाइफ होती है जिसमें वो सेल मरता है और फिर नए सेल होते हैं। लेकिन अगर इसी में कोई डिसरप्शन हो जाए, राइट, जो कि उसको मल्टीपल प्रोडक्शन हो जाए, तो वो बॉडी के लिए एक बहुत ही जीवन के लिए खतरा बन जाता है। सही बात। और एक सबसे बड़ी दुखद बात ये है, भारत, उसमें भी स्पेशली उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया, ये कैंसर का सेंट्रिक पॉइंट माना जाता है, जहां पर लगभग 17 to 18 या 19% कैंसर पेशेंट्स होते हैं। इसके साथ डॉक्टर साहब मेरा एक क्वेश्चन और है कि आमतौर पर कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें से जनरल कैंसर जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और किन लोगों में इस बीमारी के यानी कि कैंसर के होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है? यूपी में हम बैठे हैं, तो यूपी में पूरे इंडिया में जितना कैंसर होता है उसका 17%, जैसे आपने बताया, ये एक बड़ी संख्या है। 17% कैंसर हमारे इधर यूपी में देखा जाता है। और कितने प्रकार के होते हैं, मैं तो ये बताता हूँ कि अपने नाखून और बाल छोड़ के शरीर के कोई भी हिस्से में कैंसर हो सकता है। ओके। तो हर जगह की कैंसर की अलग रूप होता है, उसका फैलने का अलग ढंग होता है, उसके ट्रीटमेंट्स अलग होते हैं, उसके इन्वेस्टिगेशंस अलग होते हैं। जैसे हमें पूरे शरीर का ही इनफैक्ट स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि इंडिविजुअल जगह पे जो कैंसर्स हैं उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसको समझना ज़रूरी होता है। और आपका तीसरा अंश जो था प्रश्न का, वो था क्यों होता है। तो कैंसर क्यों होता है, इसको एक्चुअली इंग्लिश में इसको बोला जाता है ऑन्कोलॉजी, अर्थात स्टडी ऑफ अननोन। ऑन्को मतलब अननोन,
तो नाम से ही जैसे प्रतीत होता है कि इसका सब कारण अभी भी हमें जानकारी नहीं है उसका, लेकिन इतना हम समझते हैं कि लाइफस्टाइल एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बुरी आदतें जैसे स्मोकिंग हो, तंबाकू हो, कुछ वायरस की इन्फेक्शंस जैसे बच्चेदानी के कैंसर में HPV इन्फेक्शन, फिर जेनेटिक फैक्टर, बहुत से कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर, हमने कोलोन कैंसर यानी कि आंत की जो कैंसर होता है उसको हम देखे हैं कि जेनेटिक म्यूटेशंस अगर फैमिली में है तो ये कैंसर ज़्यादा देखा जाता है। डॉक्टर साहब, आज हम 21वीं सदी में बैठे हैं। कैंसर की अवेयरनेस पिछले 10-20 सालों से अगर आज को कंपेयर करें तो बहुत हो चुकी है। जिस हिसाब से कैंसर के पेशेंट्स बढ़े हैं उस हिसाब से कैंसर की अवेयरनेस बढ़ी है और उसी हिसाब से इसकी टेक्निक्स, नए नए इन्वेंशंस इसमें बढ़े हैं। तो इस क्रम में हमारे आगरा में पुष्पांजलि कैंसर केयर इंस्टीट्यूट के आप जो चेयरमैन हैं, जनता को समझाने के लिए या बताने के पर्पज से कि पुष्पांजलि कैंसर केयर इंस्टीट्यूट में ओवरऑल क्या ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जहां पर कि किसी भी व्यक्ति को आने से पहले ये समझ आए कि यहाँ पर कैंसर का एक संपूर्ण डायग्नोस्टिक एंड उसका क्योर मिल सकता है। कुछ उसके बारे में बताइए। देखिए, पुष्पांजलि एक जाना माना ब्रांड है नॉर्थ इंडिया का। वो कंस्ट्रक्शन हो, वो हॉस्पिटलिटी हो, वो मेडिसिन फील्ड हो, सब जगह। तो ये कैंसर इंस्टीट्यूट जब प्लान हुआ आज से करीब 4 साल पहले, यही लक्ष्य रखा गया था कि नॉर्थ इंडिया में कोई भी पेशेंट को या हमारे आगरा या मथुरा या ब्रजभूमि के कोई भी पेशेंट को दूर कई बड़ा शहर में भटकना ना पड़े ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। और ये हो भी रहा है। आज हमारे आसपास की स्टेट्स में जहाँ पेशेंट्स जाते थे पहले, आज वो जाते नहीं, हमारे पास आते हैं। इनफैक्ट नेपाल से, विदेश से पेशेंट्स इधर ट्रीटमेंट करने आ रहे हैं। ओके। ये लक्ष्य होने के कारण कैंसर ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक्स, इन सभी एरियाज में जो बेस्ट चीज़ें होना चाहिए वो एक छत के नीचे हमारे पास है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास जो रेडिएशन की मशीन है वो एक बहुत ही एडवांस लीनियर एक्सीलरेटर है, जहाँ पे बेसिक रेडिएशन से स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन तक हम कर सकते हैं। ओके। हमारे पास बोन मैरो ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी है, हमारे पास डेडिकेटेड हेमाटोलॉजिस्ट हैं जो ये काम करते हैं, हमारे पास क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो कीमोथेरेपी की चीज़ देखते हैं, हमारे पास सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कैंसर आज ऐसा हुआ है कि इंडिविजुअल एक डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं रहा, ये एक मल्टी मोडेलिटी अप्रोच ट्रीटमेंट हो गया है। इसके लिए हमारे इधर हर बुधवार को हमारे पास ट्यूमर बोर्ड होता है, जहाँ हम सब डॉक्टर्स बैठते हैं। उसमें पैथोलॉजिस्ट रहता है, रेडियोलॉजिस्ट रहते हैं, हमारे सब इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स रहते हैं, जो एक साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं ताकि कोई इम्पार्शियल डिसीजन हो और पेशेंट को सही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के मुताबिक, जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है या टाटा में जो प्रोटोकॉल फॉलो होता है वैसे प्रोटोकॉल हम फॉलो कर रहे हैं। ओके। सो पुष्पांजलि कैंसर केयर इंस्टीट्यूट में सिर्फ एक इंडिविजुअल कैंसर सर्जन या कैंसर फिजिशियन की जो प्रैक्टिस है वो नहीं है, बजाय इसके ये एक टीम वर्क है। सही बात। जिसके अंदर एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट के स्पेशलिस्ट भी होते हैं, हेमाटोलॉजिस्ट भी होते हैं। सो बेसिकली इट्स अ टीम वर्क जिसमें कि डॉक्टर्स का जो पैनल है वो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के साथ ये डिसाइड करता है कि इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या हमारा हर डिसीजन ट्यूमर बोर्ड में होता है। ओके। कोई इंडिविजुअल डॉक्टर की डिसीजन नहीं होता है। ओके। तो ये ट्यूमर बोर्ड है जो इसको कैसे समझा जा सकता है? आई मीन दिस इज काइंड ऑफ, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक कैंसर पेशेंट को सर्जरी भी लग सकती है, कीमो भी लग सकता है, रेडिएशन भी लग सकता है, हार्मोनल थेरेपी भी लग सकता है, टारगेटेड थेरेपी भी लग सकता है, इम्यूनोथेरेपी भी लग सकता है। ऐसे बहुत से नए ट्रीटमेंट्स अभी आ गया है। अभी कौन सा ट्रीटमेंट कब देना है, किस मात्रा में देना है, ये डिसीजन हम सबको मिलकर लेना पड़ता है। क्योंकि हर डॉक्टर्स का कुछ कुछ पार्ट्स है एक पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए। तो ये कंबाइंड डिसीजन जो होता है इसको हम ट्यूबर बोर्ड में लेते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा एक आम जनता को थोड़ा सा मशीन्स के बारे में या इक्विपमेंट्स के बारे में इतना नहीं पता होता, लेकिन एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुना जाता है, लीनियर एक्सेलरेटर, जो कि क्रांति ला दी है जिसने कि इन इक्विपमेंट्स के लिए कैंसर की ट्रीटमेंट। तो व्हाट इज लीनियर एक्सेलरेटर एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स प्रीसीडर्स? देखिए, लीनियर एक्सीलरेटर में भी बहुत से टाइप्स होते हैं। ओके। हमारे पास जो मशीन है वो बहुत टारगेटेड ट्रीटमेंट देता है। ओके। इसका मतलब ये है कि ट्यूमर पे ही रेडिएशन जाएगा, आसपास के नॉर्मल जो नसें हैं, टिश्यूज हैं, उसको सेव कर देगा। ओके। इनफैक्ट हम एक 1 सेंटीमीटर साइज के ट्यूमर को भी हम टारगेट कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं इधर। ओके। ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि हम स्टीरियोटैक्सिक कर रहे हैं। स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन अर्थात ब्रेन के अंदर छोटा सा एक ट्यूमर, जहां तक सर्जरी की नाइफ पहुंच नहीं सकता है। ओके। या शरीर की कहीं बहुत छोटा ट्यूमर, हम उसको भी दूर से टारगेट करके खत्म कर सकते हैं, आसपास के कोई नॉर्मल टिश्यू को खराब ना करते हुए। लोगों में एक काफ़ी सालों से स्टेज 1 कैंसर, स्टेज 2, स्टेज 3, फिर कई बार मूवीज़ में भी ये दिखाया जाता है कि स्टेज 4 कैंसर है, तो अब काफ़ी चांसेस, डिमिनिशिंग चांसेस हैं कि वो ना। तो ये बेसिकली स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ये क्या चीज़ें हैं, और क्या आज के टाइम में भी इनकी कोई वैलिडिटी है एज सच? तो थोड़ा एब्सोल्युटली है। स्टेजिंग बेसिकली क्यों किया जाता है वो पहले मैं बता देता हूँ, फिर स्टेजेस क्या है वो मैं बताऊंगा। थैंक। स्टेजिंग के ऊपर हमारा ट्रीटमेंट डिसीजंस होता है। ओके। क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे ट्रीटमेंट होगा, ये हम डिसाइड करते हैं स्टेज के ऊपर निर्भर करके। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि एक ट्यूमर जब अपने अंदर ही कवर्ड है, ऐसे कैप्सूल से कवर्ड रहता है ट्यूमर, और बढ़ते बढ़ते एक समय पे इसका कैप्सूल जो है, कवर जो है, वो फूट जाता है जहां और जगह नहीं है। ये जब बंद है चारों ओर से, इसको स्टेज 1 बोलते हैं। ओके। जब ये टूट गया उसको स्टेज 2 बोलेंगे। जब इधर से निकल के आसपास के नसों में फैल गया वो चीज, उसको हम स्टेज 3 बोलेंगे। ओके। और जब ये दूर दूर ब्रेन, लंग्स, लिवर, हड्डी, इन सब जगहों में फैल गया, उसको हम स्टेज 4 बोलेंगे। ओके। तो इसके ऊपर हमारा ट्रीटमेंट डिसीजंस निर्भर करता है। इसके लिए स्टेजिंग आज भी बहुत जरूरी है। कैंसर के स्टेजेस के बाद डॉक्टर साहब एक सबसे बड़ी चीज़ है पुष्पांजलि कैंसर केयर इंस्टीट्यूट, जो हमारे नॉर्थ इंडिया की एक बहुत ही अच्छी स्पेशलिटी है, जिसको कि पुष्पांजलि हॉस्पिटल के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। तो जो हमारी जनता है वो उसके दिल में एक ख्याल आता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जिन लोगों के पास फाइनेंशियल्स स्ट्रांग होते हैं वो दिल्ली जाना पसंद करते हैं, जिनके और अच्छे होते हैं वो बॉम्बे जाना पसंद करते हैं, और जिनके और अच्छे होते हैं वो यूएस वगैरह जाना पसंद करते हैं। तो दैट डिपेंड्स कि कितने फाइनेंशियल। तो क्या वाकई में स्टैंडर्ड्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट इन Pushpanjali Cancer Care Institute in Agra and in other places higher in terms of cities or countries, how they are they different or they are at the same level? देखिए, एक कैंसर इंस्टीट्यूट में इम्पॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, जैसे मशीन्स, जैसे डॉक्टर्स, जैसे नर्सेस, जैसे टेक्नीशियंस, ये सब लोग अपने हाथों से ट्रीटमेंट करते हैं। फिजिसिस्ट, तो इनके क्वालिटी क्या है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। खाली एक अच्छा मशीन रहने से इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं हो जाता है। तो अच्छे डॉक्टर, अच्छे टेक्नीशियंस, अच्छे नर्सेस, ऑन्को नर्सिंग, ये सब को जोड़ के एक अच्छा इंस्टीट्यूट बनता है। तो आज पुष्पांजलि कैंसर केयर इंस्टीट्यूट में हमारे पास जो स्टाफ हैं वो सब बाहर से ट्रेंड है, अच्छे हॉस्पिटल्स में काम किए हुए हैं, वो सब इधर आके एक साथ हुए हैं। तो आज हम ये बोल सकते हैं कि मैन पावर वाइज, टेक्निकल जो मैन पावर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है पुष्पांजलि कैंसर के इंस्टीट्यूट में। दूसरा, टेक्नोलॉजी, तो मैंने पहले ही बताया आपको कि हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स हैं। तीसरा चीज़ जो है कि हम कितने नए डेवलपमेंट्स को एम्ब्रेस किए हैं। जैसे आज
आप लोग सुनते होंगे कि जेनेटिक थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सब नए नए चीज़ें आज अभी बहुत इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है कैंसर ट्रीटमेंट पे, बिकॉज रोज़ नए नए कैंसर ट्रीटमेंट्स आ रहा है, रिसर्च इतना हो रहा है। बोलने में मेरा बहुत मुझे खुशी होती है कि हमारे इधर पेशेंट्स आके इम्यूनोथेरेपी भी ले रहे हैं, टारगेटेड थेरेपी ले रहे हैं, जेनेटिक थेरेपी ले रहे हैं। तो ये सब ट्रीटमेंट्स आज यूएस में बैठ के भी वही हूबहू सेम प्रोटोकॉल से हो रहा है, जो हम सेम प्रोटोकॉल फॉलो करके इधर ही कर रहे हैं। तो आज के दिन में बॉम्बे दिल्ली तो छोड़ ही दीजिए, यूएस जाके ट्रीटमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगरा के पुष्पांजलि कैंसर केयर इंस्टीट्यूट में सब कुछ अवेलेबल है। अपने दर्शकों को भी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसमें मैन, मशीन एंड ट्रेन्ड स्टाफ एंड प्रोटोकॉल्स, अगर ये सारी चीज़ों का मिश्रण प्रॉपरली अपने रिजल्ट्स को डिलीवर करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप टाटा मेमोरियल मुंबई में इलाज करा रहे हैं या आप यूएस में या यूके में इलाज करा रहे हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी सिनर्जी के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर और आपके डॉक्टर के साथ कितना आउटपुट और इनपुट आपने एक्सचेंज किया है। इनफैक्ट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई या एम्स दिल्ली आप बोलिए, इन दोनों जगह से पेशेंट रेफर बैक होते हैं हमारे पास, उधर दिखाने गए हैं, वो चिट्ठी लिख के हमारे पास वापस भेज देते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और उसको फॉलो करते हैं। इतनी बड़ी जगहों से पेशेंट रेफर बैक होते हैं क्योंकि उधर बहुत भीड़ है। ओके, बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है। ओके, तो हमारे पास खुशी खुशी ट्रीटमेंट ले रहे हैं लोग। बहुत ही अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने, और ये बड़ी खुशी की और गर्व की बात है, एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट लेकर आपके सामने आए हैं, कैंसर की नींव को हिलाने में अपने समाज के लिए बहुत मदद दे रहा है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ, महिलाओं में बात करें, वुमेन में जनरली दो तरह के कैंसर बहुत ज़्यादा सुने जाते हैं, एक है ब्रेस्ट कैंसर और दूसरा है सर्वाइकल कैंसर। बट थोड़ा सा प्रकाश मैं चाहता हूँ कि आप ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर पर डालें, जिससे कि जो लोग इस एपिसोड को देख रहे हैं उनको थोड़ा सा एक इजी लैंग्वेज में आइडिया लगेगा। पहले ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में ऐसा होता है कि ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर हो जाना या लंप आ जाना, फिर उधर से फैल के बगल में कुछ नोड्स है हमारे, उधर फैल जाना, फिर उधर से बॉडी की और दूसरी जगह में फैलना। तो इसके ऊपर ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजिंग होता है। अभी एक चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि सर्वाइकल कैंसर यानी कि जरायुमुखी कैंसर जो है, ये पहले ज़्यादा होता था इंडिया में, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ ओवर द लास्ट मे बी 15 साल 20 साल में ये देखा गया कि ब्रेस्ट कैंसर उससे ज़्यादा हो गया है। तो इसमें ये बहुत क्लियर हो गया कि हमारे लाइफस्टाइल जो चेंजेस हुआ है या वेस्टर्नाइज्ड जो कल्चर हमारे कल्चर में घुल मिल गया है, इससे ब्रेस्ट कैंसर की नंबर बढ़ गया है। आज ब्रेस्ट कैंसर को टॉप मोस्ट कैंसर माना जाता है, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर आता है। तो ब्रेस्ट कैंसर में आजकल पेट स्कैन बोल के एक नया स्कैनिंग सिस्टम है, जिससे हम जानकारी मिल सकता है हमें कि ब्रेस्ट में ट्यूमर कहाँ पे है, कहाँ तक फैला है। ये सब जानकारी होने के बाद हम लोग जो पुष्पांजलि कैंसर केयर इंस्टीट्यूट में ज़्यादा हमारा टीम और बोर्ड डिसीजन लेता है वो है ब्रेस्ट कंजर्वेशन की। जैसे पहले पूरा ब्रेस्ट को काट के निकाल दिया जाता था, जिसको हम डॉक्टरी भाषा में MRM बोलते हैं, मैस्टेक्टमी बोलते हैं। आजकल हम लोग ज़्यादातर हमारा ट्रीटमेंट की लक्ष्य रहता है टू कंजर्व द ऑर्गन, मतलब ब्रेस्ट को रखते हुए हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। ओके। और ये देखा गया है कि दोनों में रिजल्ट समान है। अब ब्रेस्ट को काट के फेंक दो या उसको रख के ट्रीटमेंट करो। तो अभी ब्रेस्ट में कीमोथेरेपी के बहुत इंपॉर्टेंस है, ब्रेस्ट में जेनेटिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। आज जेनेटिक टारगेट्स आ गया है ट्रीटमेंट, हम जेनेटिक टारगेट्स कर सकते हैं, वो हम कर भी रहे हैं रेगुलर बेसिस पे हमारे कैंसर इंस्टीट्यूट में। कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, हार्मोनल थेरेपी, ऐसे बहुत से ट्रीटमेंट्स हैं, टारगेटेड थेरेपीज, ये सब बहुत से ट्रीटमेंट जोड़ के ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट होता है। और सर्वाइकल कैंसर के बारे में मैं अगर बोलूं कि ज़्यादातर सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोल के एक वायरस है, HPV। तो ये HPV वायरस के कारण सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा होता है। उसका भी कुछ स्ट्रेन्स है, 16, 18, स्ट्रेन नंबर 16 और 18 से ज़्यादा होता है।
तो हम लोग क्या आजकल प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी जिसको बोलते हैं, मतलब कैंसर होने से पहले उसकी सही हम प्रिवेंशन अगर करें तो कैंसर होगा नहीं आगे जाके। तो इसके लिए यंग एज में, एज 9 से 14 तक हम बच्चों ये इसका वैक्सीन दे सकते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को ऐसा तैयार कर देंगे, जैसे हमारा पहले स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स की वैक्सीन होता था, वैसे सिमिलरली हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी क्रिएट हो जाएगा। जब HPV इन्फेक्शन होगा उसको खत्म करने की ताकत हमें बन जाएगा, हमारे अंदर बन जाएगा। तो ये वैक्सीनेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर्वाइकल कैंसर में। और अगर मैं ट्रीटमेंट में जाऊँ तो सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये सब तो पुष्पांजलि कैंसर के इंस्टीट्यूट में है ही। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि अगर स्टेज 4 में कैंसर मिला, ब्रेस्ट कैंसर बहुत जल्दी फैलता है, ऐसे बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि बीमारी फैल चुका है। वो बहुत से कारण से हो सकता है, एक तो जल्दी फैलने से भी हो सकता है या पेशेंट को जानकारी नहीं है, और ज्यादातर महिलाओं में वो छुपा के रखते हैं, ये बीमारी छुपा के रखते हैं, बताने में शर्म लगता है उनको, या घर में इतना बिजी रहते हैं अपनी तरफ ही ख्याल नहीं दे सकते हैं। तो जब डायग्नोस होता है तब हमें 4th स्टेज में मिलता है, लेकिन उसमें भी आजकल इतना एडवांसमेंट हो गया है ट्रीटमेंट की, लास्ट स्टेज के कैंसर में भी हम अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो इसके लिए पहले जो एक आइडिया था ना कि स्टेज 4 हो गया मतलब उसका तो और कुछ नहीं, घर में सुला के सेवा करो, वो दिन आज नहीं रहा। एक सबसे बड़ी चीज़ है डॉक्टर साहब जो हर आदमी, हर व्यक्ति जानना चाहता है, और खासकर वो जिसके घर में ऑलरेडी कैंसर जेनेटिक्स के रूप में या उसके प्रियजनों के रूप में है, वो ये है, क्या ऐसी कोई पद्धति है, क्या ऐसा कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिससे कि अगर रेगुलरली टेस्ट बेसिस पर कराया जाए तो कैंसर के कुछ इंडिकेशंस पहले से ही मिल सकते हैं, तो वो 2nd स्टेज या 3rd स्टेज में ना जाए, 4th में ना जाए। क्या इस तरह के कोई डायग्नोस्टिक या टेस्ट अभी मार्केट में अवेलेबल है? कोई टेस्ट में जाने से पहले मैं तो पहले बहुत ही एक सिंपल चीज बताना चाहता हूँ। जी डॉक्टर साहब। हम सबको ये याद रखना चाहिए, 7 सिम्टम्स, 7 सिम्टम्स ऑफ कैंसर। ओके। वो है कि मुंह में कोई छाला है, कोई सफेद धब्बा है, या जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं, या मुंह खुल नहीं रहा है जिसको हम SMF बोलते हैं डॉक्टरी भाषा में, ट्रिस्मस बोलते हैं, मुंह खुल नहीं रहा है, गले के आवाज परिवर्तन हो जाना, खाना निगलने में दिक्कत होना, खांसी जो 6 महीने से ठीक नहीं हो रहा है, ब्रेस्ट में कोई गठान, शरीर के कहीं कोई गठान, जो माहवारी होते हैं लेडीज में, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें रेगुलरिटीज होना, स्पॉटिंग होना, या संबंध रखने के बाद ब्लीडिंग होना, ये सब चीज अगर आप में दिख रहा है तुरंत अलार्म बज जाना चाहिए कि कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट एक बात मैं बोल रहा हूँ कि कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे पेशेंट्स बहुत आते हैं जिनको ये हुआ था, वो डॉक्टर के पास भी गए थे लेकिन डायग्नोज नहीं हो पाए। तो एक स्पेशलिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में समय गवा देते हैं पेशेंट्स, सही जो प्रोटोकॉलाइज्ड इंटरनेशनल ट्रीटमेंट है उसमें आने में लेट कर। और ये भी एक हमारे यहाँ दुखद स्थिति है कि अपने शरीर को लेकर, उनके लक्षणों को लेकर या तो हम खुद जागरूक नहीं होना चाहते, या जागरूक होने के बाद भी उसको प्रोकास्टिनेशन यानी कि उसको आगे टालने की प्रवृत्ति जो है वो रहती है। डॉक्टर साहब एक और बहुत, आपका प्रश्न का दूसरा पार्ट था जो मैंने जवाब नहीं दिया, वो है क्या हम कुछ टेस्ट कर सकते हैं? यस डॉक्टर साहब, ज़रूर कर सकते हैं। जैसे विदेश में तो एक सेट लिस्ट है, हमारे पुष्पांजलि कैंसर केयर इंस्टीट्यूट में भी हमने ऐसे लिस्ट बनाया है लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए, कि हम रूटीन टेस्ट के साथ साथ हम कुछ ट्यूमर मार्कर्स, शरीर में ऐसे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कैंसर होने से बढ़ जाता है, ओके, हम पहले से वो डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, प्रोस्टेट कैंसर आजकल बहुत हो रहे हैं मेन में। तो प्रोस्टेट कैंसर में एक PSA बोल के, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये इसकी मात्रा खून में बढ़ जाता है। तो हम सालाना अगर वो टेस्ट कराते रहे, अगर वो बढ़ गया तो तुरंत हम
डॉक्टर के पास जा सकते हैं दिखाने के लिए कि क्या हो गया, ये बढ़ क्यों गया। तो ये तो एक प्रोस्टेट कैंसर का एक प्रोटीन का बढ़ जाना जो कि उसको इंडिकेट करेगा। लेकिन मैंने जो बात करने का मतलब था पूरी बॉडी में किसी भी रूप में है, वही लिस्ट में वो सब है। ओके। जैसे एक रूटीन चेस्ट एक्सरे, ओके सिंपल टेस्ट है, एक सोनोग्राफी पेट की, ओके ट्यूमर मार्कर्स हर जगह की अलग अलग होता है, जैसे अल्फा फेटोप्रोटीन, ओके। जैसे कोलोन के लिए CA बढ़ जाना, पैंक्रियास के लिए CA 19.9 बढ़ जाना, ये सब ट्यूमर मार्कर्स है। मैं इतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, ओके। पर ये सब वो लिस्ट में वो पॉइंटर्स है, उसका पूरा टेस्ट करते हैं हम। तो ये जो डायग्नोस्टिक्स का जो प्रोटोकॉल है जिससे कुछ वाइटल्स आपके ऊपर नीचे होने पर एक इंडिकेशन मिल सकता है, कम से कम करीब 70 to 80% कैंसर पहले स्टेज में पकड़ा जाएगा। तो 80% तक अगर आपको ये पता है कि पकड़ा जा सकता है, तो ऐसे लोग जिनके परिवार में किसी को कैंसर हुआ है या जिनकी जेनेटिक्स उस तरह की है, ऐसे लोगों को ज़रूर कराना चाहिए, भले ही वो लेडीज़ हों या जेंट्स हों। सही बात। इसके साथ डॉक्टर साहब एक आजकल टेक्निक चली है, स्टेम सेल थेरेपी या स्टेम सेल ट्रीटमेंट, जिसको कि पिछले 10-15 सालों में काफ़ी देखा गया है, जिसमें कि बच्चा पैदा होने के बाद उसकी जो एम्बिलिकल कॉर्ड को काट कर सेव कर कर रखा जाता है। तो काफ़ी सारे लोग ये जानना चाहते हैं, क्या इस बात में कोई सच्चाई है, क्या इस बात में कोई गहराई है कि स्टेम सेल से कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है, ऐसा कुछ है? है, क्योंकि स्टेम सेल मदर सेल है। ओके। वो सेल जब हम पेट के अंदर रहते हैं, वो शुरुआती जो सेल है वो उससे हमारा डिफरेंट ऑर्गन्स बनता है। तो ये स्टेम सेल कल्चर से हम जहाँ भी ट्यूमर है या कैंसर है उसको यूज़ करके उसको रोकथाम या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, सो अप टू एन एक्सटेंट इसका भी यूज, सम एक्सटेंट अप टू सम कैंसर्स, नॉट ऑल कैंसर। ओके, नॉट ऑल कैंसर। इसके अलावा जैसा कि हमने सुना है कि पुष्पांजलि कैंसर केयर इंस्टीट्यूट में न सिर्फ इलाज इंटरनेशनल लेवल का होता है, बल्कि रेडियोथेरेपी टेक्नीशियंस के लिए ऑल इंडिया लेवल एग्जाम्स या इस तरह की भी ट्रेनिंग आप लोग करते, तो कुछ इसके बारे में भी बताइए जिससे हमारे। देखिए, हमारे इधर हॉस्पिटल कैंसर केयर इंस्टीट्यूट में ट्रीटमेंट के सिवाय भी बहुत सी चीज़ें चलती हैं, जैसे प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी। हम गांव-गांव में जाके कैंप्स लगाते हैं, पेशेंट्स को हम उधर जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, सर्वाइकल कैंसर या ओरल कैंसर, स्पेशली ये तीनों को हम देखते हैं। अगर कुछ है गड़बड़ तो हम उनको हॉस्पिटल बुला के उनके ऊपर उनको आगे की ट्रीटमेंट की गाइडेंस देते हैं। तो ये हो गया प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी का बड़ा हिस्सा, अवेयरनेस, इसमें हमारा बहुत बड़ा कंसंट्रेशन है। ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन तो है ही, इसके साथ साथ है पैलिएटिव केयर, ये भी हमारे इंस्टीट्यूट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्सा है, बिकॉज हमारे देश में बहुत एडवांस्ड केसेस ज़्यादा है, अर्ली केसेस कम है। तो ये एडवांस केसेस में पैलिएटिव केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हॉस्पिटल बेस्ड हो या होम बेस्ड हो। कि होम में भी अगर घर में भी अगर रखे, हमारा पैलिएटिव केयर टीम है जो घर जाके पेशेंट का केयर ले सकते हैं। इसके साथ साथ है रिसर्च और है ट्रेनिंग एंड मैन पावर डेवलपमेंट। तो इसमें हमारे इधर इंटर्नशिप्स चल रहे हैं, टेक्नीशियंस ट्रेनिंग कोर्सेज चल रहे हैं, लोग आके इंटर्नशिप कर रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में, नए नए टेक्निक सीख रहे हैं ताकि वो जाके दूसरे सेंटर्स में उसका नॉलेज का यूज़ कर सकें। इसका मतलब पुष्पांजलि कैंसर केयर इंस्टीट्यूट में इलाज तो होता ही होता है, लेकिन इलाज के साथ बेहतरीन सपोर्टिव स्ट्रीम्स के जो स्पेशलाइजेशन है उसमें भी टीचिंग एंड रिसर्च का काम चलता है, जिससे कि आने वाले समय में अगर कैंसर किसी का लंबा खिंचता है तो उसको सिर्फ हॉस्पिटल में ही नहीं, उसके घर पर भी इलाज एक हद तक दिया जा सके। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट होने के नाते हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जो यूथ है उनको हम इस चीज़ों में ट्रेन करें ताकि वो जाके छोटे छोटे सेंटर्स में इन चीज़ों को कर सकें। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन डॉक्टर साहब आपसे करना चाहता हूँ, कैंसर का ट्रीटमेंट का खर्चा और क्या
जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं कि कई सारे लोगों को अभी तक ये नॉलेज नहीं है, क्योंकि कई लोग कैंसर के ट्रीटमेंट को बहुत लंबा, बहुत खर्चीला, जो कि एक हद तक होता भी है, और साथ में क्या जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं क्या ये कैंसर को कवर करती हैं, पार्शियली करती हैं या पूरी तरह से करती हैं या नहीं करती हैं, थोड़ा सा इस पर भी। कैंसर के ट्रीटमेंट को पूरी तरह कवर किया जाता है हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम में। इसके सिवाय हमारे पास आयुष्मान भी है। आयुष्मान मतलब गरीब लोग जो हैं, आज तो सबके पास आयुष्मान कार्ड जो गरीब हैं उनके पास है, तो हमारे पास काफ़ी आयुष्मान के पेशेंट्स भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं और वो ट्रीटमेंट पूरा फ्री में हो रहा है। तो एक तो गरीबों के लिए भी हम ये इंस्टीट्यूट का जो काम है वो हम कर पा रहे हैं, और जो कैश में ट्रीटमेंट करते हैं या ये जिनके पास मेडिक्लेम है, जो पहले बाहर चले जाते थे अभी आगरा में ही बैठ के आगरा में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनके लिए भी वो फैसिलिटी है। हमारा अलग विंडो है और 100% रिइंबर्समेंट होता है या कैशलेस होता है। सो कैंसर का ट्रीटमेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज भी कवर्ड करती हैं और सरकार, भारत सरकार की आयुष्मान योजना में भी कवर होता है। आप जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मेरी तहे दिल से एक रिक्वेस्ट है, अपने घर में काम करने वाले, अपने अपार्टमेंट में काम करने वाले, अपने ड्राइवर्स या किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिससे आपका टच है, कम से कम उसका आयुष्मान कार्ड बनवाने में उसे ना सिर्फ प्रोत्साहित करें, अगर कुछ मदद भी कर सकते हैं तो करिए। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपका थोड़ा सा ध्यान लगेगा। भगवान ना करे उसको आने वाले कुछ सालों में कभी इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ गई तो वो आपको दिल से दुआएं देगा। आज कैंसर के इस एपिसोड में सेहत के अंतर्गत लाइफ शॉट्स विद पुनीत अग्रवाल पर आपने कैंसर जैसी सीरियस बीमारी के बारे में इतनी इजी और इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें दी है। मुझे लगता है कि अगर किसी ने भी इस एपिसोड को अच्छे से आत्मसात किया या इसको सुना और इस पर थोड़ा बहुत रिसर्च और किया, चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि आपकी फैमिली में कैंसर दस्तक दे पाए। सही बात। इसके साथ ही अपने देशवासियों के लिए, अपने शहरवासियों के लिए और सभी उन लोगों के लिए जो कि कैंसर से इस समय पीड़ित हैं या इस समय कैंसर उनके दिमाग के आसपास भी नहीं है, आपके एक संदेश के रूप में दो शब्द जिससे कि लोगों को थोड़ी सी एक ऊर्जा का संचार हो। कैंसर ऐसे एक बीमारी है जो ठीक हो सकता है, क्यूरेबल है, अगर हम फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में उसको पकड़ लें। इसका मतलब ये नहीं कि थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज में कैंसर ट्रीटेबल नहीं है। हो सकता है हम लंबा आयु ना दे सके, बट आजकल ऐसे एडवांसमेंट हो गया है ट्रीटमेंट की, हम फोर्थ स्टेज की कैंसर को भी लंबा समय तक जिंदा रख सकते हैं अच्छे खासे गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ से। लेकिन उसके लिए पेशेंट को जल्दी आना पड़ेगा हमारे पास और दिखा के उसका ट्रीटमेंट शुरू करना जरूरी है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कैंसर के बारे में जो नेगेटिविटी है या डर है, ये चीज़ नहीं रहना चाहिए। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ, लोगों में एक मिथ है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है। ये बहुत पेशेंट्स आके हमें बताते हैं। तो यही कहना है कि बायोप्सी यानी कि बायोप्सी का अर्थ ये होता है कि जो ट्यूमर है उससे एक छोटा सा पीस हम निकालते हैं या उसमें सुई डाल के अंदर से पानी निकाल के उसमें देखते हैं कैंसर सेल्स है या नहीं। क्योंकि जब तक हम प्रमाण नहीं करेंगे कागज पे कि ये कैंसर की बीमारी है, तब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो बायोप्सी करना बहुत बेसिक एक रिक्वायरमेंट है कैंसर की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में, उससे डरना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि मिसकंसेप्शंस जो हैं उनसे दूर रहें और किसी भी स्टेज का कैंसर हो, कुछ भी हो, ट्रीटेबल है, बशर्ते कि आप एक अच्छी जगह पर जाकर बिना टाइम वेस्ट किए उसके ऊपर इलाज लेना शुरू कर दें। एक छोटा सा क्वेश्चन डॉक्टर साहब मेरे दिमाग में आ रहा है। हिंदुस्तान में मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, हम मानकर चल सकते हैं कि बहुत बड़े परसेंटेज को है और अब धीरे धीरे ये फैल भी रहा है। डायबिटीज़ के पेशेंट को अगर कैंसर हो जाता है तो
ट्रीटमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वनस्पत उसके जिसको नहीं है, क्या इसका भी कुछ इसके ऊपर नहीं, बिकॉज डायबिटीज के जो ट्रीटमेंट है वो अलग चलता रहेगा। अगर पेशेंट को इंसुलिन भी लग रहा है, इंसुलिन लगता रहेगा। उसके साथ कैंसर की ट्रीटमेंट का कोई संबंध नहीं है। और कैंसर की ट्रीटमेंट पैरेलली अलग चलता रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि लाइफ शॉर्ट्स विद पुनीत अग्रवाल का ये एपिसोड, जो कि कैंसर के विषय में आपके सामने समस्त जानकारियों को बहुत ही बारीकी से रखने का प्रयास किया है, अगर ये आपको अपने किसी काम का लगता हो तो आप इसे अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको ऑथेंटिक और बहुत ही गूढ़ जानकारी एक बहुत ही उसको आत्मसात करने के लिए मन, बुद्धि और शरीर में प्रवाहित हो सके। धन्यवाद।